as promised, I'm starting Modern Indian History series today. जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, तो आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ मैंने शुरू कर दी है। तो हम एनसीईआरटीज़ के थ्रू उसको कवर करेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, क्लास 8 के वैसे तो मोस्ट ऑफ द बुक मॉडर्न हिस्ट्री कवर करती है, बट हम आपको बता देते हैं कि कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 8 का है वो है एक चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट एंड चैप्टर 11। ये है 8th क्लास की बात कर रही हूँ मैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट क्लास 12th, तो आपको समझना होगा, आपको 12th में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री की बुक्स हैं। जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 है, यू हैव टू डू चैप्टर 2 ऑफ दैट बुक, जो 1857 से कुछ रिलेटेड है। एंड एक गांधी जी वाला चैप्टर है इस बुक में, 1915 टू 1947 तक, वो वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। तो बट हम आपके कन्वीनियंस के लिए हर चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि कोई भी चीज़ ना छूट पाए, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में मैं आपको बता दूं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत पता होनी चाहिए, ताकि आपके आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री में। मैं आपको बता दूं, जैसे डेट्स की क्या बात है, लाइक वी नीड फूड फॉर सस्टेनेंस, वैसे ही एक हिस्टोरियन को डेट्स बहुत पसंद होती हैं। उसके लिए वो एक खाने की तरह होती हैं, वो एक फूड की तरह होती हैं। तो फर्स्ट लाइन में यही लिखा है, हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। हिस्टोरियंस अभी भी डेट के साथ बहुत फैसिनेट होते हैं, बहुत इंट्रिग्यूइंग होते हैं वो डेट्स के प्रति। एंड नेक्स्ट थिंग इज, what is history? History is about the changes that occur over time, finding out how things were in past and how things have changed. क्या होता था पास्ट में, कैसे चीज़ें चेंज हुई पास्ट की, क्या चीज़ें हुई थी पास्ट में, ये सब हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। हमें पता है हिस्ट्री में बहुत वॉर्स हुई हैं, कोई प्लासी की लड़ाई है, कोई बक्सर की लड़ाई है, ये सब हिस्ट्री में होता है। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड पॉलिसीज़। पता है हमें, रूलर्स हैं, पॉलिसीज़ की बात है, कोई औरंगज़ेब की बात है, औरंगज़ेब ने कौन सी पॉलिसी चलाई, औरंगज़ेब ने जजिया किया, औरंगज़ेब ने ज़कात किया, कौन सी टैक्सेस चलाई, जैसे मैंने आपको जजिया और ज़कात का एग्जाम्पल दिया। हिस्टोरियंस रोट अबाउट अ ईयर अ किंग वॉज क्राउंड, हैड अ चाइल्ड, ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, ही डाइड, द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन। ये फॉर सच इवेंट्स एज दी स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, इनके लिए हम स्पेसिफिक डेट्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इससे हमें कंक्लूड करना चाहिए कि हमें कौन कौन सी डेट्स चाहिए होती हैं, कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। सो दिस we come to the conclusion that we have to remember the dates when the king was crowned, when he had a child, when he fought a war, and when he died, and who is the next ruler who succeeded to that king. These are the dates which are very important and you should write in your history answers, and these are the dates which you have to remember. समझ आ गया हमें कौन सी डेट्स करनी है? क्लियर। विच डेट्स, यही चीज़ आपको फिर से क्लियर करी है। द डेट्स वी सेलेक्ट एंड कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जो डेट्स हम अपने आप एक स्टोरी लाइन क्रिएट करते हैं हिस्ट्री की, हर चीज़ ये हुआ, वो नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। हमें क्या करना है कि when king was crowned, when he had a child, ये सब चीज़ों की ही डेट करनी है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। दे बिकम वाइटल बिकॉज we focus on a particular set of events as significant। यही जो होते हैं यही significant होते हैं। तो अपनी कॉपी पे ये चीज़ें नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब हम समझेंगे हाउ डू वी प्रियोरिटाइज, हमने अपनी हिस्ट्री को कैसे प्रियोरिटाइज किया है, ये हम समझेंगे। अपनी इंडियन हिस्ट्री को कैसे प्रियोरिटाइज किया, हमने क्या किया है वो तो हमारे ब्रिटिश लोग ही करके चले गए, हमारी हिस्ट्री को प्रियोरिटाइज, और अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को भी हमें दिखा के चले गए कि ठीक है जी, हम ऐसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं। तो हाउ डू वी प्रियोरिटाइज? इन 1817 जेम्स मिल published a massive 3-volume book, A History of British India. A History of British India. James Mill has written this book. Okay. So next thing in this book, sorry, 1 minute. In this book, he divided the Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. कर दी यहाँ पे डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, कर दिया हमारा बंटवारा, जो कि आज तक चला है, बस इस चीज़ पे हम लड़ रहे हैं। ये ब्रिटिश करके गए और आज तक हम लड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस लाइन को आप इस लास्ट लाइन के साथ कनेक्ट करके देखिए। हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट एंड मेडिवल एंड मॉडर्न। हिस्टोरियन ने हमारी हिस्ट्री को
एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड किया है। तो एंशियंट हिस्ट्री में हिंदू, मुस्लिम्स इन मेडिवल हिस्ट्री एंड ब्रिटिश इन मॉडर्न, यहाँ से कर दिया हमारा डिवाइड एंड रूल का काम शुरू। Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe, that all the people who are living in Asian region, they are very uncivilized, they don't know anything, and we Britishers have come here and we will civilize these people. This is the ideology of these British people. ये चाहते थे, ये जाते या जानते कुछ नहीं थे, ये बोलना चाहते थे कि बस तुम हो गवार और हम तुम्हें बहुत सिविलाइज करने आए हैं। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ स्टोरी, उनकी टेलिंग की स्टोरी, ऐसा कुछ नहीं है, हमें समझना चाहिए। वो उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्ट्री, ब्रिटिश केम टू इंडिया, बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पॉट्स रूल द कंट्री, कि ब्रिटिश के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम डिस्पॉट्स रूल करते थे। डिस्पॉट वर्ड्स पे थोड़ा फोकस कीजिए। डिस्पॉट्स का मतलब क्या होता है? अनडेमोक्रेटिक रूलर्स थे, वो समझ लीजिए। बट ऐसा हमें नहीं है, अगर हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमारे यहाँ पे डिस्पॉट्स ही नहीं थे, अच्छे रूलर्स भी थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। डेमोक्रेटिक भी थी, आपको समझना चाहिए। ऋग्वेदिक एज में आपको पता है सभा एंड समिति थी, जिसका मतलब यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पहले भी थे। अब हिस्ट्री तो उन्होंने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर हमें पेश कर दी, और ये हमारी मर्ज़ी है हम अपनी हिस्ट्री को किस तरीके से देखें, क्या सही था क्या गलत था, वो हमें समझना चाहिए। और अच्छी बुक्स को पढ़ेंगे तो सब सच पता चलेगा। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस practices dominated Indian society. According to Britishers, that there is so much religious intolerance, there is so much caste taboos, there is so much superstition in Indian society. According to him, British rule could civilize India. They told to everyone that we are Britisher, we will civilize you all and our rule can only civilize you. ये सबको कह दिया और लोग सोचने लगे हाँ हाँ ब्रिटिश आए हैं, बाहर के आए हैं, गोरे आए हैं, यही हमें सिविलाइज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। वी आर मोर civilized than the Britishers. In the idea of history, British rule represented ऑल फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। उनको लगता था कि अगर ब्रिटिश रूल आ गया तो हम यहाँ पे प्रोग्रेस भी कर देंगे और आपको सिविलाइज्ड भी कर देंगे। बट काम तो उन्होंने कुछ और ही किया, हमारे ऊपर राज चला के चले गए। दिस इज़ द थिंग। नाउ हमें समझ आ गया कैसे पीरियोडिटाइज किया है। इसमें यही है कि हमारी हिस्ट्री मॉडर्न, मेडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री में डिवाइड की गई है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज़ कॉलोनियल? क्या है कॉलोनियल, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। British came to conquer the country and establish their rule and subjugating local नवाब्स and राजास। ब्रिटिश आए, हमारे कंट्री पे राज चलाया और हमारे लोकल नवाब्स और राजा को अपने अधीन कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। हाउ दे एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी? कैसे उन्होंने अपना कनकर किया हमारी इकोनॉमी को, कैसे सोसाइटी को किया? उन्होंने हमारे रेवेन्यू को कलेक्ट करना शुरू किया। उन्होंने हमारे दे बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लोअर प्राइस। जो भी गुड्स उनको चाहिए थे उन्होंने यहाँ पे लो प्राइस पे दी। दे प्रोड्यूस द क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट। ये वर्ड है एक्सपोर्ट, ओके, EXPORT। तो ये वर्ड कट गया यहाँ पे, इसलिए आई एम राइटिंग दिस वर्ड। ये है एक्सपोर्ट, ओके। एंड कंसिक्वेंटली ब्रॉट चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। और उन्होंने हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस ला दिए। तो क्या किया? जो चाहिए वो सस्ते दामों पे ले लिया, रिवेन्यू कलेक्ट करने लग गए, यहाँ पे हमारे को जो चाहिए एक्सपोर्ट के लिए वो ग्रो कराने लग गए। और अब समझिए व्हाट इज़ कॉलोनलाइजेशन। अगली लाइन में क्लियर हो जाएगा ये तो आपको कॉलोनलाइजेशन क्या होता है। When the subjugation of one country by another leads to these kind of political, economic, social and cultural changes, it is referred to as colonialization। जब एक कंट्री का सब्जुगेशन होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कंट्रोल करती है और वहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आते हैं, उसको हम कहते हैं कॉलोनलाइजेशन। डन। कॉलोनलाइजेशन भी समझ आ गया, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कंट्रोल करती है और वो उसमें सोशल चेंजेस भी लाती है, पॉलिटिकल चेंजेस भी लाती है, इकोनॉमिक चेंजेस भी लाती है। अब ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता लगी, ये क्या से हमें पता लगी, ये हमें जानना है। बिकॉज वी नो दैट ब्रिटिश ऑलवेज बिलीव इन द एक्ट ऑफ राइटिंग, सो दे डिड दिस थिंग। दे हैव एवरी ऑफिशियल रिकॉर्ड रिटन बाय कैलीग्राफर्स एंड व्हेन विद द एडवेंट ऑफ प्रेस दे स्टार्टेड इट प्रिंटिंग and everything. So we will understand in this paragraph that how do we know about all this thing. Let me take my pen
So yes, administration एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन था हमारे पास, वो सब रिकॉर्ड्स करते थे। ब्रिटिश बिलीव्ड इन द एक्ट ऑफ राइटिंग विच प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। दे ऑल्सो केयरफुली प्रिजर्व्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स। उन्होंने केयरफुली डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी प्रिजर्व करते थे। In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphers. Calligraphers इनको लिखने लग गए या ब्रिटिश ने लिखवाना शुरू कर दिया. And when in the middle of 19th century, with the spread of printing वगैरह शुरू हो गई, ये multiple copies of these records were printed as proceeding of each government department. First of all, British, what did they ask the calligraphers to write these official records, and with the invention of this printing and everything, they started printing multiple copies of these records. So chapter 1 का आधा पार्ट हो गया है ख़त्म. नाउ नेक्स्ट थिंग, सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट. अब ब्रिटिश लोग करने लग गए इंडिया में सर्वेज भी. ठीक है, तो अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकेम कॉमन. सर्वे वाली बड़ा कॉमन हो गया. कोई बोटानिकल सर्वे करने लगे, कोई जियोलॉजिकल सर्वे, कोई आर्कियोलॉजिकल, बस सर्वे करना इन्होंने कर दिया अब शुरू. इन द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट टू द कंट्री. ये सारे सर्वे वर्वे शुरू कर दिए इन्होंने करना. ठीक है, इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा, फौना, द लोकल हिस्ट्रीज, द एंड द क्रॉपिंग पैटर्न. सब कुछ ये करने लग गए सर्वे के थ्रू. सब कुछ जान लेना था इन्होंने सर्वे से, तो इन्होंने कर दिया शुरू ये काम. उसके बाद फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस, जो कि हमारा अभी भी होता है कि कितनी पॉपुलेशन है, किस कास्ट के लोग हैं, किस रिलीजन के हैं, क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, वैसा वहाँ पे शुरू होने लग गया. जो सेंसस ऑपरेशन था विच वर हेल्ड एवरी 10 years, prepare detailed records of number of people in all provinces of India, noting the caste, religions and occupations. सब उस सर्वे में वो करते थे. there were many other surveys. ऐसा नहीं था सिर्फ यही सर्वे थे, और भी सर्वे थे जैसे botanical surveys, geological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys and forest surveys. ओके, ये सब सर्वेस करना इन्होंने कर दिया शुरू. अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते थे, जो हमने पढ़ा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बहुत कहते थे, दे डोंट टेल अस व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ द पीपल एट दैट टाइम. जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, जो उन पे पूरा राज करते थे, कंट्रोल करते थे, ये चीज़ें तो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बताती. तो हम इस बारे में अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं. Official records will not help us to understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. क्या वो फील करते थे, वो कुछ हमें ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बताते थे. अभी हमें कहाँ से पता लगा क्या होता था. रिकॉर्ड्स लाइक डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट्स आर फाउंड अदर देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. और चीज़ें भी हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अलावा मिलती हैं. इससे हमें लोगों की फीलिंग्स, क्या लोग एक्शन करते थे, क्यों वो कुछ एक्शन करते थे, क्यों कोई ब्रिटिश कोई एक्शन करते थे, ये सब बताता था. Printing was introduced and newspapers were published and the issues were debated in public. Newspapers आ गई और ये सब प्रिंटिंग वगैरह आ गया, तो सब इश्यूज हमारे शुरू करने लग गए, डिबेट करना सब लोगों के बीच में. Printing was introduced and newspapers were published and issues were debated in public. We have covered this line. Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets, novelists wrote to express their feelings. Leaders, reformers लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, जिससे लोगों को वो लोगों की फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स वहाँ पे लिखते थे. From these sources history cannot be explained. हिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये जो डायरीज वगैरह हैं. How the tribals and the peasants, the workers in the mines or the poor on the street lived their life, ये सब चीज़ें नहीं बता सकते थे. डन, ये से हो गया हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट एंड वी विल कम टू चैप्टर 2 इन दिस वीडियो. हम 2 चैप्टर कवर कर लेंगे इस वीडियो में. नेक्स्ट चैप्टर वी विल कवर इन द अपकमिंग वीडियोस. डन. तो बहुत अब इंटरेस्टिंग काम होने लग गया. अभी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आना शुरू कर देगी. ठीक है, तो लेट्स start our chapter 2. The last powerful Mughal ruler we all know was Aurangzeb, and he died in 1707.
Whereafter many Mughal governors, subedars, and big zamindars began asserting their authorities and establishing their regional kingdoms. We know Aurangzeb died in 1707, and then all the rulers who came after Aurangzeb, all the Mughal rulers who came after Aurangzeb were very weak successors. So what happened? The whole Mughal empire start disintegrating. So small zamindars, or big zamindars and Mughal governors, they started making their own regional kingdoms. So by the second half of the 18th century, a new power emerged on the political horizon. And अगर हम बात करें सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी की, तो हमारे ब्रिटिश भाई साहब भी अब आ गए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, घुस गए हैं और अब लग गए हम पे पॉलिटिकली भी राज चलाने। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, इसमें हम पढ़ेंगे अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी अपने देश में, अपने भारत देश में, दैट्स 1600। एंड दे एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने एक चार्टर ले लिया क्वीन एलिजाबेथ से, टू हैव द सोल राइट टू ट्रेड इन द ईस्ट, कि हम ही होंगे ट्रेड, पूरे हम ही मोनोपोलाइज करेंगे ट्रेड ईस्ट के साथ, और कोई नहीं करेगा। अब इस चार्टर के अकॉर्डिंग क्या था? द कंपनी कुड वेंचर across the oceans looking for new lands to buy goods at cheaper prices and carry them back to Europe to sell at higher prices. They will discover new land routes, they will come across the oceans, they will buy the goods at cheaper price from the new lands, and they will take back that product to the Europe and sell that product at the higher price. They have this strategy in the mind, and इसी से पहले ट्रेड करने आए, अब धीरे धीरे टेरिटरी भी गेन कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं आप कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी पहली कंपनी थी ट्रेड करने की। तो सबसे पहले तो आपको पता है वास्को डी गामा, जो पोर्टुगीज थे, वो आए थे हमारे पास ट्रेड करने के लिए। द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन गोवा, उनका बेस था गोवा में। By the early 17th century, the Dutch were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean, and very soon the French arrived on the scene. ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही सबसे पहले आई थी, तो ईस्ट इंडियन कंपनी से पहले भी बहुत लोग आ गए थे। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आ गए थे पोर्टुगीज, फिर आ गए थे आपके पास डच, फिर आई थी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर आए थे आपके डेन्स, फिर आए थे आपके फ्रेंच। तो ये लोग आए थे। वैसा नहीं कह देना कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई थी। इवन अगर हम बात करें पोर्टुगीज से पहले, अगर हम वो अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन में चल जाएं, तब भी लोग यहाँ पे ट्रेड करने आते थे, ट्रेड होता था हमारा यूरोप से। देन बाय द अर्ली 17th century, we have covered this line, yes, all the companies are interested in buying same things, सभी थी सेम थिंग्स। इंडिया तो भाई रिसोर्सेज से भरा हुआ था, सभी इंडिया से लेना चाहते थे। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डेमन एंड सिनेमन वर इन ग्रेट डिमांड, ये सब कुछ बहुत ग्रेट डिमांड में थे, इंडिया की बहुत अच्छी क्वालिटी थी। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स लेड टू द फायर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। तो क्या होता है इस कारण से कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कंपनीज हो गई, दे हैड फाइट, एंड फाइट which means they had battles between them, and trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortification. ट्रेड होता था, कोई अपनी आर्मी के बेस पे किसी और ट्रेडिंग कंपनी को हटा देता था, नेवी के बेस पे हटा देता था, अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाना शुरू कर दिया फिर उन्होंने, और उनको प्रोटेक्ट भी करते थे थ्रू फोर्टिफिकेशन, फोर्ट्स बनाते थे, उसको फोर्टिफाई कर देते थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। तो अब आगे ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने और अपना ट्रेड शुरू कर रही है, ये कहाँ, बंगाल में। इन 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल, तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप इन 1651। तो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी फैक्ट्री लगाती है वो लगाती है 1651 में। इट वॉज फ्रॉम अ बेस It was the base from which company traders known as factors operated. एक बेस था जहाँ पे सारे कंपनी के ट्रेडर्स आते थे और जहाँ से वो ऑपरेट करते थे। इन द वेयर हाउस ऑफ द फैक्ट्री गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स वर स्टोर्ड, वहाँ पे
स्टोर होते थे और वहाँ से और जगह ये जाते थे। द कंपनी बाय 1696 बिल्ट अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट उन्होंने फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। तो पहले फोर्ट बनाया, फिर वहाँ पे अपना फोर्ट वूट बनाने लगे ताकि अच्छे से वो अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकें। और फोर्ट इसलिए बनाया ताकि कोई और उन पर कहीं से अटैक करें तो वो ढंग से उसका सामना कर सकें। तो ये हो गया चैप्टर 2 का ये पार्ट। नेक्स्ट वी विल कम टू the line. The company continuously tried to press for more concessions and manipulating existing privileges. वो कंपनी जो आई हमारे यहाँ पर वो ज़्यादा प्रिविलेजेस मांगती थी, ज़्यादा कंसेशंस मांगती थी हमारे राजाओं से कि हमें ये ट्रेड्स इस टैक्स से छोड़ दो, उस टैक्स से छोड़ दो ये। और इसी के कारण अपनी लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाएंगी अब राजाओं के साथ इनकी। तो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। इसी कारण बंगाल के नवाब के साथ भी अब लड़ाइयाँ शुरू होने लग गई इस ट्रेडिंग कंपनी की जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। The Bengal Nawabs refused to grant the company concession, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortification. तो बंगाल के नवाब ने कह दिया कि ना भाई ना, तुझे मिलेगा कोई ज़्यादा यहाँ पे कंसेशन, हम तुम्हें ज़्यादा कंसेशन नहीं देंगे, हम तुम्हारे को पूरा तुमसे लार्ज टैक्स लेंगे, पूरा लेंगे, ज़्यादा लेंगे। और बोला कि तुम्हें कोई ज़्यादा अपने ट्रेड करने के लिए जो राइट है, ज़्यादा ट्रिब्यूट्स देने पड़ेंगे, ज़्यादा टैक्स वगैरह देने पड़ेंगे यहाँ पे। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट क्वाइंस भी अपने नहीं बनाओगे तुम यहाँ पे। एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, की जो फोर्टिफिकेशन भाई साहब तुम कर रहे हो ये भी अब बंद कर दो। दे ऑल्सो क्लेम द कंपनी वॉज depriving the Bengal government of they also claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of नवाब। वो कहते थे कि वो उसको जो टैक्स है, जो रेवेन्यू है वो नहीं दे रहे हैं, ना वो अथॉरिटी मान रहे हैं नवाब की। द conflicts led to confrontation and finally culminated the battle of प्लासी। अब ये छोटी छोटी चीज़ें एक्यूमुलेट हुई और साथ में आपकी कौन सी बैटल हो गई, बैटल ऑफ प्लासी आपकी हो गई इस कारण से। डन, समझ आ गया। आई थिंक दिस वीडियो सफिशिएंट फॉर टुडे। बहुत पढ़ लिया है तो चैप्टर 2 भी हम अगले में ही करेंगे। देन प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।